को यूज़ करेंगे। सपोज़ आप एक टीचर हैं, ठीक है? आपके लिए एक क्वेश्चन मैं दे रही हूँ। आप एक टीचर हैं एंड आपको बच्चों को ये सिखाना है कि प्रॉब्लम्स को आप सॉल्व करेंगे, ठीक है? तो वो बच्चे सिंपल टू कॉम्प्लेक्स जाएँगे या फिर स्टेप वाइज़ जाएँगे या फिर स्क्रीनिंग करेंगे प्रोसेस को या फिर प्रॉब्लम्स को, क्या करेंगे? या ऑल करेंगे? जितना भी मैंने ऑप्शन दिया सारे करेंगे? ऑल करेंगे, लेकिन फर्स्ट सिंपल टू कॉम्प्लेक्स जाएंगे। सिंपल टू कॉम्प्लेक्स जाएंगे, ओके। स्टेप वाइज मैनर पे, स्टेप वाइज मैनर पे। सो ये जो दो प्रोसेस है दैट इज इंडक्टिव एंड डिडक्टिव, मतलब पता है, मतलब आज ओस्टेट का रिजल्ट आया है। उड़ीसा जो स्कूल्स के लिए होता है ना, सेकेंडरी स्कूल्स के लिए जो टीचर टेस्ट होता है, उनका एंट्रांस होता है, वो आज रिजल्ट्स आया है। एंड उसके बाद आप लोग एलिजिबल हो जाते हो कोई भी गवर्नमेंट अगर टीचिंग जॉब्स आते हैं उसके लिए अप्लाई करने के लिए। तो ये भी आपको कमिंग टाइम पे देना है। तो उसमें ना मैक्सिमम टाइम ये क्वेश्चन पूछा जाता है। एक है बिकॉज आप लोग सोशल साइंस और फिजिकल साइंस, मैथमेटिकल साइंस और बायोलॉजिकल साइंस, ऐसे साइंस के बैकग्राउंड से या साइंस रिलेटेड बैकग्राउंड से पढ़ाई कर रहे हो। एंड टीचिंग प्रोफेशन एक खुद में ही साइंस है बिकॉज लॉजिकल सीक्वेंस को फॉलो करता है। एंड ऑलवेज टीचिंग प्रोफेशन एक ना प्रॉब्लम सॉल्विंग जैसा है, ठीक है? आप अभी देखो, एक प्रॉब्लम अराइज हुआ कि सारे बच्चे यहाँ पे ज्वाइन कर रहे हैं। सो सबके अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यूज़ होंगे, तो उसके बेसिस पे कैसे आप बच्चों को पढ़ाओगे, वन बाय वन स्टेप वाइज जाओगे, या फिर बच्चों को कैसे बोले कि कुछ चीज़ों का, जस्ट लाइक मैथ्स में फॉर्मूला गिवन होता है, रूल्स गिवन होते हैं, उससे आप क्वेश्चन को कैसे सॉल्व आउट करोगे, ये भी प्रॉब्लम सॉल्विंग मैथड है। बट इन केस ऑफ फिजिकल साइंस और इन केस ऑफ बायोलॉजिकल साइंस ऑलरेडी आपको कुछ एग्जाम्पल दे रहा है। ये व्हाट डू यू मीन बाय रेस्पिरेशन, अगर प्लांट्स में जैसे रेस्पिरेशन पढ़ा दिया, उसके बाद पूछेगा कि रेस्पिरेशन इन केस ऑफ एनिमल्स और रेस्पिरेशन इन केस ऑफ क्यूटानियस एनिमल्स। क्यूटानियस मतलब स्किन रेस्पिरेशन जिनमें होता है, या पल्मोनरी रेस्पिरेशन क्या है। तो अभी सोचो, एक बच्चे को हमने बताया है, डाटा दिया प्लांट का, बट वो सॉल्व करने वाला है एनिमल्स में कैसे होगा। तो ये जो प्रोसेसेस है ना, जो सॉल्विंग पॉइंट होता है कि कैसे जाना है, कौन सा स्टेप्स को फॉलो करना है, वन बाय वन कैसे करें, तो उसके लिए दो प्रोसेस का यूज़ किया जाता है, एक्स रूल एंड रूल एक्स। अदरवाइज हम इसको बोल सकते हैं इंडक्टिव एंड डिडक्टिव, ठीक है? इंडक्टिव एंड डिडक्टिव, मैंने बोला इट इज ऑलमोस्ट सेम विद द एनालिटिकल एंड सिंथेटिक प्रोसेस। एनालिटिकल में वर्ड्स में अच्छा मुझे बता दो, एनालिटिकल में वर्ब कौन सा है, क्या है वर्ब, उसमें क्या छुपा है, कौन सा वर्ड छुपा है? एनालिटिकल एनालिसिस मैम, एनालाइज, एनालिसिस, ऐसा हो सकता है। अनदर थिंग मुझे बताओ, सिंथेटिक में क्या है? सिंथेटिक में कौन सा वर्ड? सिंथेसाइज, ओके। तो सेम थिंग है, देखो कभी हम एक प्रोसेस को इंड्यूस करके कुछ नया बना रहे, तो सोचो अभी कौन से वर्ड के साथ मैच कर रहा है, ये एनालिसिस और सिंथेसिस। सिंथेसिस मतलब प्रोडक्शन, कुछ इंड्यूस करके नया बनाना। सोचो तो इंडक्टिव किसके साथ कनेक्ट हुआ, कौन से वर्ड के साथ कनेक्ट हो रहा है? सिंथेसिस। बस इतना माइंड में रखना, एक माइंड में रखोगे तो दूसरा चीज आ जाएगा, ठीक है? और नेक्स्ट वर्ड क्या बोला, जब डिडक्टिव चलता है, डिड्यूस करना, जस्ट लाइक सब्सट्रैक्टिंग। कोई एक कॉम्प्लेक्स पॉइंट है, जैसे सोच लो ना, घर पे बहुत सारे लोग आ गए तो बहुत सारा काम है, सो वन आफ्टर अनदर एक 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 काम करते हुए आप पूरा प्रोसेस को संभाल लेते हो, तो दैट इज कॉल्ड डिडक्शन। डिड्यूस करते हुए छोटा पॉइंट तक आना, एक एक चीज को सॉल्व आउट करके आना, ठीक है? सो हम एक तरफ से कुछ प्रोड्यूस करें और एक तरफ से सोच सोच के समझ के एक एक को सॉल्व करते हुए आ रहे, तो दैट इज कॉल्ड एनालिसिस। तो अभी वर्ड से अगर इतना समझ गए हो तो अंदर हम जा सकते हैं। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट ये आता है कि इंडक्टिव मेथड क्या है। याद रखो, प्रॉब्लम सॉल्विंग खुद में ही एक मेथड है। कभी अगर क्वेश्चन मिल गया ना, व्हाट डू यू मीन बाय प्रॉब्लम सॉल्विंग, ठीक है? प्रॉब्लम सॉल्विंग, तो याद करना कि प्रॉब्लम सॉल्विंग का इंट्रोडक्शन देना है, मीनिंग देना है, डेफिनेशन का कोई नीड नहीं है। प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड को किसने डिस्कवर किया, हु डिस्कवर्ड द प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, एंड आफ्टर दैट there are two methods in between the problem solving process which is used to solve the problem, ठीक है? वो है इंडक्टिव एंड डिडक्टिव। सो हम इंडक्टिव मेथड में चलते हैं। पहला पॉइंट सुनो, इट इज ए मेथड ऑफ डेवलपमेंट। मैंने क्या बोला, प्रोसीजर है कुछ प्रोड्यूस करने का, कुछ नया बनाने का, ठीक है? टू प्रोड्यूस द न्यू थिंग, टू प्रोड्यूस द न्यू थिंग। सो न्यू थिंग जब बना रहे हो तो डेवलपमेंट हो रहा है कि नहीं, बताओ?
इम्प्रूवमेंट हो रहा है, डेवलपमेंट होगा, इम्प्रूवमेंट होगा, यस और नो? यस मैम। ओके, यस मैम। तो उसके बेसिस पे इट इज ए मेथड ऑफ डेवलपमेंट। अच्छे से समझ लो, आज ही प्रिपेयर कर लेना, शॉर्ट क्वेश्चन है, आया मतलब 5 मार्क्स आपके हो गए, इतना ही है, पूरा 5 मार्क्स आपका हो जाएगा। सो इट इज ए मेथड ऑफ डेवलपमेंट, डेवलपमेंट का एक मेथड है, बस इतना याद रखो। कौन सा? इंडक्टिव। इंडक्टिव वर्ड का शॉर्ट क्या है? इंड्यूस। इंड्यूस, अगर इन मतलब समझ रहे हो, इन मतलब अंदर घुसना, बस इतना समझो, अंदर जाना, इन एंड आउट जानते हो, डिडक्शन में आउट होते हो, इंडक्शन में इन होते हो, ठीक है, अंदर घुसते हो और धीरे 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 पॉइंट तक पहुंचते हो। डिडक्शन में क्या है? ह्यूज चीज़ें से छोटे चीज़ों में आते हो, यहाँ पे आप छोटे चीज़ों से बड़े चीज़ों में जाते हो इंडक्शन में, इतना रखना। थिंकिंग मूव्स फ्रॉम पर्टिकुलर टू जनरल, अभी बताया था, मतलब सोच लो एक नोन पॉइंट से अननोन पॉइंट तक जाओगे, नोन पॉइंट से एक अननोन पॉइंट तक जाओगे, ठीक है। सो हम बोल सकते हैं पर्टिकुलर टू जनरल। पर्टिकुलर को और क्या वर्ड बोले? जनरल का ऑपोजिट क्या है? वर्ड मैंने बताया, बताओ। स्पेसिफिक। स्पेसिफिक। तो हम यहाँ पे अगर स्पेसिफिक टू जनरल लिखे चलेगा? इज इट ओके ना? सो हम पर्टिकुलर टू जनरल के जगह पे इंस्टेड ऑफ दैट वर्ड हम स्पेसिफिक टू जनरल मेंशन कर सकते हैं, स्पेसिफिक टू जनरल। तो अभी आपको क्विक सीटेट में या ओस्टेट में, ओटेट में अगर क्वेश्चन आता है कि इंडक्टिव मेथड इज स्पेसिफिक टू जनरल, जनरल टू स्पेसिफिक, नोन टू अननोन और नॉन ऑफ दिस, तो आपको सही, सबसे सही कौन सा लगा बताओ? स्पेसिफिक टू जनरल। स्पेसिफिक टू जनरल। स्पेसिफिक टू जनरल, ठीक है। देन देखो कॉन्क्रीट एग्जाम्पल्स, कॉन्क्रीट एग्जाम्पल्स हम क्या देंगे? बच्चों को प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। स्टूडेंट अराइव एट ए जनरलाइजेशन, कॉन्क्रीट एग्जाम्पल्स गिवन होगा, मतलब एग्जाम्पल्स गिवन पहले हो रहा है। सो बताओ अभी एग्जाम्पल टू रूल कहाँ तक जाए? एग्जाम्पल टू रूल, एग्जाम्पल टू रूल, एग्जाम्पल, ठीक है, एग्जाम्पल टू रूल में जाना है। तो हम क्या बोलते हैं इसको पता है? एक्स रूल, मेरे एक्स ने मुझको रूल कर दिया। हंसो जो भी करो, ठीक है, एक्स वाई जेड जो भी समझना है, बट इतना याद करने के लिए ये लाइन को रिमेंबर करना है, क्या? एग्जाम्पल टू रूल, एग्जाम्पल टू रूल, ठीक है। सो हम कॉन्क्रीट एग्जाम्पल से कहाँ जाएंगे? कॉन्क्रीट एग्जाम्पल्स हम बच्चों को देंगे जनरलाइजेशन करने के लिए, मतलब जनरल आइडियाज़ को चूज करने के लिए या समझने के लिए। द चाइल्ड इज लेड टू डिस्कवर द ट्रूथ फॉर हिमसेल्फ। तो सोचो, मैं लास्ट में पूछूंगी विच वन इज बेटर, ठीक है। यहाँ पे बच्चे को हम क्या कर रहे हैं? गाइड कर रहे हैं कि वो ट्रूथ को मतलब रिवील करे, जो छुपा हुआ है ना, अनेबल टू फोकस, तो उस पॉइंट को ओपन अप करें, ठीक है, खुद से वो ढूंढे, खुद से वो रिसर्च करे, उस चीज़ को ढूंढे। तो यहाँ पे बच्चे को हम ट्रूथ ढूंढने के लिए क्या करेंगे? मोटिवेट करेंगे। इंडक्शन मैंने बोला था, इंड्यूस, खुद ही जाना है, अंदर खुद ही जाना है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, वेरियस प्रोसेसेस इन द इंडक्टिव मेथड, बहुत सारे प्रोसेस होते हैं इंडक्टिव मेथड में। तो हम पहला पढ़ते हैं, ऑब्जर्वेशन ऑफ द गिवन मटेरियल। पहले ऑब्जर्वेशन दिया जाएगा। ऑब्जर्वेशन मतलब क्या होता है? जहाँ पे हम कोई चीज़ों को खुद के आंखों से देखते हैं, ऑब्जर्व करना, स्पेसिफिकली खुद ही ऑब्जर्व करोगे, कोई सेकंड पार्टी नहीं रहना चाहिए, फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस मिलना चाहिए, खुद ही इंटरैक्ट करोगे या खुद ही उसको देखोगे, ठीक है। ऑब्जर्वेशन ऑफ द गिवन मटेरियल। नंबर 2 में क्या है? डिस्क्रिमिनेशन एंड एनालिसिस, नोटिंग डिफरेंसेस एंड सिमिलरिटीज। अभी सोचो, मैं भी एक गर्ल हूँ, आप भी एक गर्ल हो, ठीक है, दोनों के अंदर सिमिलैरिटीज़ क्या है, डिससिमिलैरिटीज़ क्या है। जब भी कोई नया चीज़ हमें मिलता है ना, तो हमें मतलब हमारे पास उस रिलेटेड जो भी आइडियाज़ पहले से प्रेजेंट होते हैं उसके साथ हम कंपेयर करना स्टार्ट करते हैं। इसलिए मैंने बोला हमारे पास एग्जाम्पल क्या है, जैसे छोटे बच्चों को पढ़ा रहे हो इंडक्शन, तो बच्चे को हम क्या बोलते हैं? दिस इज़ एप्पल, ठीक है, ये एक एप्पल है। अभी बच्चे को ना रियल एप्पल दिखा रहे, ये पिक्चर में हमने दिखाया और एक रियल एप्पल मैंने इसको बच्चे को दिया। तो बच्चा क्या करेगा? कंपेयर करना स्टार्ट करेगा। सपोज दिस इज योर ए, पिक्चर वाला है ये, एंड ये रियल वन है, रियल वन है जिसको हम मेंशन कर रहे हैं बी, ठीक है। बच्चा अभी कंपेयर करना स्टार्ट करेगा ए एंड बी का, उसके अंदर जो डिफरेंसेस हैं, उसके अंदर जो सिमिलैरिटीज़ हैं, वो ढूंढना स्टार्ट करेगा। एज पर दिस उसको इंफॉर्मेशन मिलेगा। क्लियर है? इतना क्लियर? यस मैम। ओके,
फटाक से माइंड में आना चाहिए, इंडक्शन मतलब बच्चा खुद ही एक्सप्लोर कर रहा है, डिस्कवर कर रहा है। तो हम कंपेयर करेंगे बच्चे को, हम एक बुक से कोई एप्पल, फ्रूट्स, फ्लावर, किसी का पिक्चर दिखा के कुछ पढ़ा रहे हैं और रियल बेसिस पे हम डायरेक्ट उसको दिखा रहे हैं। तो बच्चा क्या करता है एनालाइज करने के लिए? कंपैरिजन करता है, सिमिलैरिटीज एंड डिसिमिलैरिटीज को ढूंढता है। दिस इज कॉल्ड इंडक्शन प्रोसेस। ऑब्जर्वेशन मस्ट। देखो अगर किसी ने पूछ लिया ना प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड में मतलब खुद से डिस्कवर करने वाला मेथड कौन सा है? इंडक्टिव मेथड है। इंडक्टिव मेथड में इम्पॉर्टेंट मेथड कौन सा यूज़ किया जा रहा है? दैट इज ऑब्जर्वेशन मेथड। मतलब एक मेथड के अंदर दूसरा मेथड घुसा हुआ है, एंटर कर रहा है, ठीक है, वहाँ पे प्रेजेंट रहता है। अच्छा, अभी मेरे पास ना बहुत सारे इंफॉर्मेशन मिल गया रियल एंड पिक्चर्स के साथ, ठीक है, एग्जाम्पल के साथ। तो मैं उसको क्या करूँ, डिफरेंट एग्जाम्पल्स हैं, डिफरेंट आइडियाज़ हैं, क्या मैं उसको जम्बल्ड अप कर दूं या फिर उसको अरेंज कर लूं? क्या करना चाहिए हमें? मिक्सअप करना, क्या अरेंज कर लेना, राइट। मिक्सअप नहीं करेंगे, हम अरेंज करेंगे। तो अरेंज वर्ड को यहाँ पे क्या बोलते हैं? क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन, तो पहले हमें क्या करना है? पहला स्टेप में ऑब्जर्वेशन, सेकंड स्टेप में डिस्क्रिमिनेशन एंड एनालिसिस, थर्ड स्टेप में क्लासिफिकेशन। तो हमारे पास क्या वर्ड आता है? ओडीसी। अरे ओडीसी डांस आ गया हमारा। तो ओडीसी से याद रखना, पहला 3 स्टेप, लास्ट लिस्ट में नहीं आ रहा है बट फोर्थ वन है, ठीक है, लास्ट से ऊपर, तो दैट इज कॉल्ड एब्स्ट्रैक्शन। अच्छा, व्हाट डू यू मीन बाय एब्स्ट्रैक्शन? एब्स्ट्रैक्शन, सब्सट्रैक्शन नहीं, एब्स्ट्रैक्शन। मैम कुछ है ना? हाँ, अच्छा, स्क्रीनिंग आउट इंटीग्रेट करना मैम। अच्छा, स्क्रीनिंग आउट कर ले, जितना चीज़ है उसका कुछ रिमेनिंग पोर्शन रह जाना, राइट। जैसे हम कोई चीज़ों को फिल्टर्ड आउट कर रहे हैं, तो फिल्टरिंग करने के बाद जो रिमेनिंग रह जाता है तो उसको हम एब्स्ट्रैक्ट बोलते हैं। बिखरा हुआ चीज़, रिमेनिंग थिंग्स, और जो टुकड़े में है, छोटा छोटा पार्ट्स है, उसको हम एब्स्ट्रैक्शन बोलते हैं। तो हम देखो ODCA हमारा 4th स्टेप हो गया। 5th में क्या है? एप्लीकेशन और वेरिफिकेशन। अप्लाई करके वेरीफाई करेंगे, अप्लाई करके वेरीफाई करेंगे, ठीक है। एप्लीकेशन बोल सकते हो और में हम वेरिफिकेशन लिख रहे हैं। तो ये हमारा वेरियस प्रोसीजर है या फिर प्रोसेसेस है जो कि हम यूज़ करते हैं इंडक्शन मेथड में। पहले हम ऑब्जर्वेशन करेंगे, देन हम डिस्क्रिमिनेशन एनालिसिस करेंगे, देन क्लासीफाई करेंगे, फोर्थ में हम एब्स्ट्रैक्शन करेंगे एंड जनरलाइजेशन मतलब जनरल पॉइंट तक पहुंचेंगे, एंड लास्ट में हम एप्लीकेशन एंड वेरिफिकेशन करेंगे। क्लियर? इतना क्लियर है? ये सुनो। यस मैम। ओके, वेरी गुड। अगर नहीं आया तो फिर बोलना, फिर बता दूंगी, ठीक है। हमारा स्टेप्स हमें याद रखना चाहिए। चलो अभी देखो सिंपल चीज़ों में आ गया, मेरिट्स में आ रहे हैं, मतलब एडवांटेजेस। कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आके घुमा के आता है और पूछा जाता है कि राइट अबाउट द एडवांटेजेस ऑफ इंडक्टिव मेथड, ठीक है, या फिर राइट अबाउट द एडवांटेजेस ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग। अगर प्रॉब्लम सॉल्विंग का भी एडवांटेजेस आता है ना, तो इंडक्टिव का भी एडवांटेज लिखना है, डिडक्टिव का भी एडवांटेज लिखना है। मतलब ये कंप्लीट आंसर लिखना है, पूरा कंप्लीट आंसर लिखना है, ठीक है। उसका इंट्रो, उसका प्रोसेस, उसके मेरिट्स। डेफिनेशन का कोई नीड नहीं होता है, मीनिंग अगर एक्सप्लेन करना चाहो तो अपने ओन वर्ड्स में देना, एंड शॉर्ट क्वेश्चन में कंक्लूजन का भी नीड नहीं होता है, ठीक है। अभी देखो मेरिट्स क्या है। पहला पॉइंट, नॉलेज इज सेल्फ एक्वर्ड। अच्छा, एक्वर्ड मतलब हमने खुद से उसको लिया है और खुद से सीखा है, एक्वायर कर लिया, ठीक है। या नेचुरली नहीं मिलता है, जो नेचुरली मिलता है, बाय बर्थ मिलता है, उसको इनहेरेंट बोलते हैं, या फिर जेनरेशन आफ्टर जेनरेशन वो शिफ्ट होता है। बट जो इन्फॉर्मेशन को हम डायरेक्टली प्रैक्टिस करके सीखते हैं, खुद से सीखते हैं, उसको एक्वर्ड बोलते हैं। कुछ कैरेक्टर्स होते हैं इनबॉर्न, कुछ कैरेक्टर्स होते हैं एक्वर्ड, ठीक है। जस्ट लाइक आई एम नॉट ए डांसर बट आई लव टू डांस, ठीक है। तो मेरा क्या है कि मैं उसको सीखना पसंद करूँगी। मैं डांसर नहीं हूँ बट सीख रही हूँ। अगर मैं सीख रही हूँ किसी पर्सन से या किसी को देख के, तो दैट वन इज अ एक्वर्ड बिहेवियर। अगर सोच लो कि पेरेंट्स में कोई बहुत टैलेंटेड है तो बच्चे भी थोड़ा सा टैलेंटेड आएगा, तो ये जेनरेशन आफ्टर जेनरेशन जा रहा है, तो इसको इनबॉर्न बोलते हैं, ठीक है, मतलब बाय बर्थ जो मिलता है। तो यहाँ पे कैरेक्टर, जो नॉलेज हमें मिला वो हमें खुद से सीख के मिला, तो दैट इज अ नॉलेज इज सेल्फ एक्वर्ड, खुद से सीखा। एंड ट्रांसफॉर्म इनटू विजडम, हमने उस नॉलेज को किस में कन्वर्ट कर दिया? विजडम। विजडम क्या होता है ना, जो मतलब नॉलेज को वेल्थ बनाते हैं, ठीक है। वो नॉलेज कभी भी आपसे
रिमूव नहीं होगा। वो नॉलेज ऑलवेज, आप जब तक आपका डेथ नहीं हो जाता, आपका बॉडी अलाइव है, तब तक आपके साथ रहेगा। दैट इज़ कॉल्ड विजडम पावर। तो उसको हम टैलेंट बोलते हैं कि वो चीज़ खुद से उसने किया है, वो उससे कोई भी ले नहीं सकता। तो दैट इज़ अ विजडम। नेक्स्ट पॉइंट, इट प्रोमोट्स मेंटल एक्टिविटी। ये आप में क्या एक्टिविटीज़ को, क्योंकि हम खुद से सीख रहे हैं, तो कौन सा एबिलिटी हमारा डेवलप करेगा बताओ, कौन सा पावर डेवलप हो रहा है? थिंकिंग, हमारा थिंकिंग एबिलिटी डेवलप करेगा। ठीक है, थिंकिंग, एनालिसिस, अंडरस्टैंडिंग, एनालाइजिंग, ये सारे पॉइंट्स हमारे अंदर डेवलप करेगा। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ, ऑन द पार्ट ऑफ द पीपल्स एंड मेक्स देम एक्टिव पार्टिसिपेंट्स। तो यहाँ पे इंडक्टिव प्रोसेस में अगर किसी ने पूछा है कि बच्चा कैसे रह रहा है, एक्टिव है या डल है, कैसे हो बताओ? खुद से सीख रहे हो ना, तो एक्टिव रखना पड़ेगा, एक्टिव पार्टिसिपेंट्स बनना पड़ेगा। ठीक है, लर्निंग टीचिंग प्रोसेस में एक्टिव पार्टिसिपेंट्स बनना पड़ेगा। इट मेक्स द लेसन इंटरेस्टिंग बाय प्रोवाइडिंग चैलेंजिंग सिचुएशन टू द स्टूडेंट्स। अगर ना बच्चे को कुछ जल्दी क्विकली सिखाना है ना, तो बच्चे को कैसे सिखा सकते हो पता है? कोई सिचुएशंस क्रिएट कर दो। ठीक है, बच्चे को अगर सिचुएशन दे दोगे ना, तो उसको लगेगा कि ये चैलेंज है मेरे लिए एंड मुझे जैसे भी सीखना है, आई हैव टू डू, तो उसके लिए वो रेडी हो जाएगा। तो उसको हम इंड्यूस बोलते हैं। मतलब कोई एक ऐसा मोटिवेशन पावर या कोई एक ऐसा सिचुएशन जो उसको स्टार्ट कर दे, बिगिन कर दे कि चल तू कर, अभी तू आगे जाने वाला है, तो उसके अकॉर्डिंग जो प्रोसेस चल रहा है वो इंडक्शन है। ठीक है, द मेथड एफर्ट्स अपॉर्चुनिटीज टू द स्टूडेंट। पता है, मतलब ये मेथड बच्चे को बहुत सारा अपॉर्चुनिटीज देता है कि खुद से करने के लिए, खुद से सीखने के लिए। बच्चे के अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाता है, बच्चा सेल्फ डिपेंडेंट होता है, मतलब बहुत ही ज़्यादा उसको फ्रीडम मिलता है बहुत कुछ सीखने के लिए। द स्टूडेंट क्यूरियोसिटी इज वेल केप्ट अप टिल द एंड व्हेन जनरलाइजेशन आर अराइव्ड। देखो, बच्चे का क्यूरियोसिटी एंड तक रहता है, लास्ट पॉइंट तक रहेगा। कुछ नया अगर खुद से सीख रहे हो, ओन कैपेसिटीज़ के थ्रू सीख रहे हो, तो उसका क्यूरियोसिटी एंड तक रहेगा, टिल एंड तक वो चलते जाएगा। नेक्स्ट, दिस मैथड इज़ वेरी नेचुरल। ये नेचुरल मैथड है जो इंसानों में ना, मतलब कोई अगर आपको डांट देना तो फट से क्या करते हो, आइदर सैड हो जाते हो या फिर बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड हो जाते हो, तो दैट इज़ कॉल्ड इंडक्शन। वो इंडक्शन मैथड में आप घुस गए। ठीक है, तो ये क्वाइट नेचुरल प्रोसेस है, वेरी नेचुरल, बिकॉज द नॉलेज इन पोजिशन ऑफ मैन हैज़ बीन एक्वर्ड इन दिस वे फ्रॉम प्रैक्टिकल साइड ऑफ एक्सपीरियंस। प्रैक्टिकली आप कर रहे हो, अच्छा प्रैक्टिकली हम कर रहे हैं, खुद से प्रिपेयर कर रहे हैं, तो और क्या मेथड्स का नाम हो सकता है, मुझे बता पाओगे? एनीवन? क्या बोलते हैं हम? लर्निंग, कौन सा मेथड का नाम बोल रहे हो? लर्निंग बाय डूइंग। लर्निंग बाय डूइंग। ठीक है, लर्निंग बाय डूइंग। तो प्रैक्टिकली हम जिसमें इन्वॉल्व है, मतलब लर्निंग बाय डूइंग होगा। ठीक है, वो बच्चा खुद से लर्न करेगा, टैकल करने को सीखेगा कि प्रॉब्लम्स को कैसे हैंडल करते हैं और प्रॉब्लम्स का सल्यूशन कैसे निकालते हैं एक चीज़ को एनालाइज करके। ठीक है, he not only acquires more facts but also learn the process of acquiring facts which proves him for practical life। मतलब वो ऐसा नहीं है सिर्फ वो सीख रहा है, फैक्ट्स ले रहा है और फैक्चुअल नॉलेज को कैरी कर रहा है, और अल्टीमेटली उस नॉलेज को अपने प्रैक्टिकल लाइफ में भी वो यूज़ कर रहा है। प्रैक्टिकल लाइफ में मतलब आप कोई चीज़ जब सीख जाते हो तो उसको अपने लाइफ में भी यूज़ करते हो। देखो अभी क्या बोला था, लर्निंग बाय डूइंग। सो ऑलमोस्ट देखो हमने उसी पॉइंट पे आ गए। ठीक है, अगर किसी ने पूछा, अगर आप बोलो कि आपका इनर टैलेंट्स बाहर आ रहा है, तो ये कौन सा प्रोसेस है? साइकोलॉजिकल प्रोसेस है। साइकोलॉजी दिमाग का प्रोसेस है। जब आप बहुत सैड रहते हो ना, कोई भी एक इंटरेस्टिंग आइडियाज़ भी आपके दिमाग में नहीं आता। जब आप हैप्पी होते हो, बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हो, तो क्विकली आपके दिमाग में सारे प्रोसेसेस आते हैं, क्विकली, बहुत क्विक आता है, रैपिड आता है। इसलिए बोला जाता है साउंड हेल्थ, साउंड माइंड, दोनों इंपॉर्टेंट होता है लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। क्विकली कोई चीज़ नहीं होता है। जब हम साउंड हेल्थ के साथ रहेंगे, साउंड माइंड के साथ रहेंगे, साइकोलॉजिकली हम स्टेबल रहेंगे, तो बहुत अच्छे से हम पढ़ सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो दिस इज़ योर लर्निंग बाय डूइंग, लर्निंग बाय डूइंग प्रोसेस। अच्छा, इतना क्लियर है? इज इट ओके? यस मैम। ओके, थैंक यू। सारे बच्चों को समझ आया ना? मैम को तो समझ आ गया, बाकी बच्चों को समझ आया? देखो मैं इंडक्शन से रिलेटेड बहुत सारे शॉर्ट क्वेश्चन भी बता रही हूँ, बिकॉज अपकमिंग अभी बहुत सीटेड, ओटेड, ओस्टेड सब कुछ आने वाला है, जिसके लिए आप लोग तो अपेयर इस बार नेक्स्ट वाले में करोगे। ठीक है,
सो उसके लिए बोल रही हूँ, ये पूरा तैयारी रहना चाहिए, स्किप नहीं करना है कोई चीज़ को, क्योंकि क्वेश्चंस आएंगे, जरूर आएंगे। इंडक्शन, डिडक्शन, एनालिटिक्स, सिंथेटिक, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ह्यूरिस्टिक मैथड, ये सारे मैथड्स हैं जहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। सो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ रहा। चलो इसका भी डीमेरिट्स देखते हैं, नेगेटिव भी कुछ तो होगा, इतना पॉजिटिव हो गया तो कुछ नेगेटिव होगा। क्या चीज़ नेगेटिव है, सोचो। द इनसफिशिएंट डाटा, पहला पॉइंट बोल दिया, और कुछ रिमेंबर करने का ही जरूरत नहीं है। इनसफिशिएंट डाटा, सोचो वो क्या वर्ड है, क्या लाइन रहता है, बोलो। एक लाइन है ना, आपके पास जब ज्ञान कम हो तो क्या होता है, एक मुहावरा भी है, मुहावरे भी है, क्या है वो लाइन, उड़िया में बोलो, हिंदी में बोलो, किस में भी बोलो, क्या है? अल्प विद्या कम विद्या अल्प ज्ञानी और अल्प विद्या रहे कहाँ वो भयंकर भयंकर रूप देखे हुए। ओके, इनसफिशिएंट डाटा, अल्प विद्या भयंकर। हाँ भयंकरी। तो दैट मीन्स जब इनसफिशिएंट कोई भी चीज़ में आप डाटा आपके पास लैकिंग हो रहा है ना, अगर आप देखो सही से कांटेक्ट नहीं करोगे, सही से पढ़ाई नहीं करोगे, इनसफिशिएंट डाटा है, नॉलेज कम रहेगा, तब हम ना कुछ ना समझ के झगड़ा करना स्टार्ट करते हैं, एक्सक्यूज़ देना स्टार्ट करते हैं, बहुत ज़्यादा एक्सक्यूज़ देना स्टार्ट करते हैं। सो दैट इज़ आवर प्रॉब्लम कि हमारे अंदर ये सारे प्रॉब्लम्स क्यों आए, इनसफिशिएंट है, कोई तो चीज़ है, टाइम इनसफिशिएंट है, घर में इश्यूज़ है, लैकिंग हुआ, कोई चीज़ में हमने एफर्ट्स नहीं डाला, उस वजह से ये सारे इश्यूज़ आ रहे हैं, ठीक है। समटाइम्स मतलब देखो, इनसफिशिएंट डाटा मिला, डाटा ही नहीं है, फैक्ट्स नहीं पता है, सो क्या हो जाएगा, रॉन्ग जनरलाइजेशन होगा, ओवरऑली हम रॉन्ग इन्फॉर्मेशन को कैरी करेंगे। ये हमारा पॉइंट क्या, पहला। सेकंड पॉइंट, द मेथड इज़ वेरी स्लो। इंडक्टिव मेथड में क्या होता है ना, एक एक चीज़ को खुद से सॉल्व करते हो तो टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है और टाइम टेकिंग प्रोसेस है, ठीक है। दैट द मेथड इज़ वेरी स्लो एंड लेंथी। समझ आ गया क्यों लेंथी है, क्योंकि एक एक चीज़ को अगर खुद से करना स्टार्ट करो, जिसका आइडिया बिल्कुल नहीं है आपके पास, जिसका डाटा नहीं है आपके पास, तो वो लेंथी प्रोसेस हो जाता है। एक क्वेश्चन को अभी पढ़ो तो देखना विद इन 1 आवर आपका हो जाएगा। ये अगर खुद से करना स्टार्ट करते तो ये 3-4 दिन या फिर 2 दिन 3 दिन लग जाएगा। तो ये होता है डिफरेंस, ठीक है। इट इज़ नॉट वेरी हेल्पफुल इन केस ऑफ स्मॉल चिल्ड्रन। छोटे बच्चों में जनरलाइजेशन होना बहुत मुश्किल होता है। छोटे बच्चों को आप कोई भी डाटा दो, वो समझ नहीं पाएंगे, कन्फ्यूज हो जाते हैं, उसको समझ नहीं आता, उसके एज के वजह से भी ये इशू होता है। इट इज़ नॉट सुइटेबल इन टीचिंग ऑफ सब्जेक्ट इन विच देयर इज़ मोर स्ट्रेस ऑन टीचिंग ऑफ फैक्ट्स। देखो, जहाँ पे हम फैक्ट्स पे ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं और टीचिंग में फैक्ट्स ज़्यादा बताते हैं, तो उस प्रोसेस में इसका कोई काम नहीं है, इसका काम बहुत ही स्लो हो जाता है या फिर ये यूजफुल ही नहीं होता। नेक्स्ट, द इंडक्टिव मैथड इज नॉट कंप्लीट मैथड इन इटसेल्फ। सोच लो, अभी कोई किसी ने पूछा, 2-4 क्वेश्चंस मैं पूछ रही हूँ, व्हिच मैथड इज बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन, बताओ फटाफट बोलो। इंडक्टिव मेथड। इंडक्टिव मैथड। सेकंड क्वेश्चन, व्हिच मैथड इज बेस्ड ऑन पार्टिसिपेशन एंड लर्निंग बाय डूइंग, अगेन इंडक्टिव मैथड, ठीक है। Which method is very lengthy and time consuming and very slow also, again same answer, inductive। देखो इसके रिलेटेड जितने क्वेश्चंस माइंड में आ रहे बता दे रही हूँ। which method is not useful for the small children, inductive method, ठीक है, क्लियर हो गया। अच्छा, किसी ने बोला कि जनरलाइजेशन हम करें, डाटा मिला देन जनरलाइजेशन करोगे, एग्जाम्पल टू रूल जाना है, तो दैट इज अ इंडक्टिव मैथड अगेन। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग का पहला स्टेप था इंडक्टिव, सेकंड स्टेप में अभी चलते हैं, सेकंड मेथड्स में चलते हैं। अभी इतना क्लियर है, बता दो क्लियर है पूरा, कोई डाउट? कोई क्वेश्चन आ रहा है माइंड में इंडक्टिव मेथड में? अच्छा, किसी ने अगर बोला व्हिच मेथड इज नोन एज सब्सट्रैक्शन मेथड, सब्सट्रैक्शन, सब्सट्रैक्ट करना है, डिडक्टिव मेथड, डिडक्टिव मेथड, वर्ड्स पे जाना। Which method is known as synthetic method, synthetic, कोई सिंथेसिस करना, प्रोड्यूस करना, इंडक्टिव मेथड, ऐसे गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। चलो, सो इन द डिडक्टिव मेथड्स रूल्स, जनरलाइजेशन एंड प्रिंसिपल्स आर प्रोवाइडेड टू द स्टूडेंट एंड देन दे आस्क टू वेरीफाई देम विद द हेल्प ऑफ पर्टिकुलर एग्जाम्पल। तो हमें क्या गिवन है बताओ, रूल गिवन है, प्रिंसिपल दे दिया गया, और हमें क्या ढूंढना है, एग्जाम्पल ढूंढने हैं। सो पहला वाला इंडक्टिव में फॉर्मूला क्या था बताओ, इंडक्टिव का फॉर्मूला क्या था? हाँ,
सो इंडक्टिव में हमारे पास क्या आ गया ना, इंडक्टिव में हम चल रहे हैं एग्जाम्पल टू रूल में, एग्जाम्पल टू रूल, ठीक है। उसका ऑपोजिट करो, डिडक्टिव में क्या हो जाएगा, रूल टू एग्जाम्पल। लिख लिया, सारे बच्चों ने लिखा, रिमेंबर कर रहे हो गया? यस मैम। ओके चलो, सो मैं पूछूंगी नेक्स्ट, ठीक है। इन द डिडक्टिव मेथड रूल्स जनरलाइजेशन प्रिंसिपल्स बच्चों को प्रोवाइड किया जाएगा एंड बच्चों को बोला जाएगा कि इसके रिलेटेड पर्टिकुलर एग्जाम्पल्स दो, ठीक है, जो आपको वेरीफाई करना है पर्टिकुलर एग्जाम्पल्स को। मेरिट्स में चलते हैं, डायरेक्ट और कुछ नहीं लिखना है, डायरेक्ट मेरिट्स में जाना है। मेरिट्स मतलब एडवांटेज अगेन। तो मेरिट्स ऑफ द डिडक्टिव मेथड, टीचर्स वर्क इज सिंप्लीफाइड। याद रखना, डिडक्टिव मेथड में टीचर्स को इतना ज़्यादा प्रेशराइज नहीं होता बिकॉज उसको पहले ही हम रूल्स बता देते हैं। जैसे बच्चों को ना एडिशन सिखा रहे हो तो एडिशन का मतलब बता दिया, एडिशन के रूल्स बता दिए, एडिशन का प्रिंसिपल बता दिया, उसके बाद एग्जाम्पल दे रही हो कि 2 + 2 4 होता है, 2 + 1 3 होता है, 5 + 7 आपके 12 होते हैं। तो ये हमने मेंशन कर दिया, पहले रूल्स बताए उसके बाद एग्जाम्पल दे दिया। तो इसमें क्या हो गया ना, ऑलरेडी टीचर का काम सिंप्लीफाइड हो गया। ही गिव्स जनरल प्रिंसिपल एंड वेरीफाई देम, प्रिंसिपल दे दिया, उसको वेरीफाई करने के लिए बोल रहे हो। दिस मेथड इज़ वेरी इकोनॉमिकल। इकोनॉमिकल मतलब क्या है, मतलब ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग नहीं है, बहुत कम खर्चे में हो जाता है, इसके लिए ज़्यादा मेहनत भी नहीं करना पड़ता, एफर्ट्स भी नहीं ज़्यादा लगता, तो इसलिए वहाँ पे बोला गया इकोनॉमिकल। ऑलवेज मत समझना इकोनॉमिकल मतलब ओनली पैसे से काउंट होगा, इकोनॉमिकल मतलब जहाँ पे टाइम कंज्यूमिंग नहीं हो, क्योंकि टाइम सबसे बड़ा वेल्थ है, इसलिए टाइम कंज्यूमिंग ज़्यादा नहीं हो रहा है, तो ये इकोनॉमिकल हो गया ज़्यादा। इट सेव्स टाइम एंड एनर्जी, ये बोथ टीचर एंड स्टूडेंट के लिए हेल्पफुल है एंड ये सेव करता है टाइम एंड एनर्जी को। इट इज़ वेरी सुइटेबल फॉर स्मॉल चिल्ड्रन। देखो, इंडक्टिव मेथड छोटे बच्चों के लिए हेल्पफुल नहीं था, डिडक्टिव मेथड इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर द स्मॉल चिल्ड्रन बिकॉज हु कैन नॉट डिस्कवर द ट्रूथ। बच्चा खुद से सर्च नहीं कर सकता था, वहाँ पे ट्रूथ खुद से वो ढूंढ रहा था, वो सेल्फ थिंकिंग कर रहा था, उसको सेल्फ रियलाइज करना पड़ रहा था खुद से, ठीक है, यहाँ पे नहीं करना पड़ता। ऑलरेडी डाटा इज गिवन बाय द टीचर एंड स्टूडेंट्स बस उसको देख के प्रैक्टिस करेंगे, इतना ही काम है। एंड दे गेट रेडीमेड मटेरियल। सोचो, ये रेडीमेड मटेरियल है जो रहता है ना, तैयार है पूरा, उसको बस बनाओ एंड कर लो, ख़त्म हो गया। तो ये क्विक हो जा रहा है, वो क्विक नहीं है, टाइम कंज्यूमिंग है। डीमेरिट्स पे आते हैं। डीमेरिट्स ऑफ द डिडक्टिव मेथड, नॉलेज इज नॉट सेल्फ एक्वर्ड। तो सेल्फ एक्वर्ड कौन सा था बताओ, खुद से कौन सा करना था, इंडक्टिव। तो नॉलेज इज नॉट सेल्फ एक्वर्ड, कौन सा सेल्फ एक्वर्ड है, डिडक्टिव, एंड देयरफॉर नॉट एसिमिलेटेड प्रॉपर्ली। द चाइल्ड इज डिप्राइव्ड ऑफ द प्लेजर ऑफ सेल्फ एक्टिविटी। अच्छा, लर्निंग बाय डूइंग यहाँ पे हो रहा है क्या, खुद से बच्चा ने कुछ किया नहीं, नो। तो सेल्फ एक्टिविटी का जो प्लीजर एक होता है ना, खुद से जब हम कुछ तैयार करते हैं ना बहुत हैप्पीनेस मिलता है, तो वो चीज़ यहाँ पे अवेलेबल ही नहीं है, बच्चे को खुद से कुछ करना ही नहीं पड़ रहा है। ऑलरेडी फॉर्मूले, प्रिंसिपल्स, रूल्स गिवन हो जा रहा है, गिवन टू हिम और हर, जो भी बोलो, बच्चों को हम डायरेक्टली दे रहे हैं। इट एनकरेजेस मेमोराइजेशन। तो अगर किसी ने बोला which one is learning by doing method, that one is the inductive. Which one is the memorization method, deductive. Very good. So यहाँ पे नॉलेज को हमने क्या कर दिया, हम बोल सकते हैं यूजलेस। यस बोलो, कुछ बोल रहे हो? डिडक्टिव मेथड से एनालिटिक मेथड कैसे बोलेंगे? बिकॉज यहाँ पे बच्चा एनालिसिस कर रहा है, बस जैसे देख लो, आपको 2 + 1 बोल दिया, आप एनालिसिस कर रहे हो ना कि एडिशन हो रहा है, जोड़ रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, ये इतना तो एनालाइज करना पड़ेगा ना, उसके लिए बोला गया। बगैर खुद से कुछ प्रोड्यूस किया क्या, खुद से आपने कुछ प्रोड्यूस किया नहीं, इसलिए उसको एनालिसिस में काउंट करोगे। इंडक्टिव का आप बोल दो सिंथेसिस में काउंट करेंगे, सिंथेटिक मेथड बोल दिया, ठीक है। दिस मेथड इज अननेचुरल। अब व्हिच वन इज द नेचुरल मेथड, व्हिच वन इज द नेचुरल मेथड, इंडक्टिव मेथड। अच्छा, एंड ये क्या हो गया, दिस मेथड इज अननेचुरल, साइकोलॉजिकल फॉर द स्टूडेंट, ठीक है। साइकोलॉजिकल मतलब हो गया ना, वो था सेल्फ लर्निंग पे, ये सेल्फ लर्निंग तो नहीं है बट अंडरस्टैंड तो करना ही पड़ेगा, एनालिसिस बोला गया है, बट कम करना पड़ता है, ज़्यादा मेहनत नहीं है, ज़्यादा मेहनत नहीं चाहिए।
तो यहाँ पे ना बच्चों को एप्रिसिएशन भी कम मिलता है, बच्चों को रीइंफोर्स भी नहीं मिलता, रिवार्ड्स भी कम मिलता है, बिकॉज खुद से कुछ भी नहीं कर रहा, वो डिपेंड हो जा रहा है टीचर के ऊपर। जितने भी आइडियाज़ हैं वो टीचर देगा, मतलब इनके अंदर आइडियाज़ का भी एब्सेंट हो जाता है, कंप्लीटली वो एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ पे चलते ही नहीं है, खुद से जनरलाइजेशन कुछ नहीं किया। तो ये सारे पॉइंट्स हैं। नेक्स्ट, इट फेल्स टू डेवलप मोटिवेशन। समझ आया, यहाँ पे बच्चों में लैकिंग हो रहा है मोटिवेशन का, इंटरेस्ट, क्यूरियोसिटी और नहीं रह रहा है, कुछ नया सीखने का, खुद से करने का, खुद से कुछ लर्निंग बाय डूइंग करने का कुछ क्यूरियोसिटी बिल्कुल नहीं है। ठीक है। इट फेल्स टू डेवलप द सेल्फ कॉन्फिडेंस। बच्चों में सेल्फ कॉन्फिडेंस का भी डेवलपमेंट नहीं होता, इनिशिएशन भी नहीं है बिल्कुल कि खुद से कुछ करे, नहीं है। ठीक है। चलो, ये कंपैरिजन दिया गया है, तो जिसको कंपैरिजन सीखना है तो डिडक्टिव रीजनिंग मैंने बोला, इंडक्टिव रीजनिंग बोला, बट ये इंपॉर्टेंट नहीं है, तो हम यहाँ तक ही करेंगे। बस ये पॉइंट्स बस रिमेंबर करने के लिए आपको दिया गया, जो पॉइंट्स ऊपर पड़े हो उसी के अकॉर्डिंग। अच्छा, मुझे एक क्वेश्चन है, वहाँ पे हम मूव कर रहे थे स्पेसिफिक टू जनरल में, इंडक्शन में, तो डिडक्शन में क्या हो जाएगा? फटाफट क्वेश्चन का आंसर दो। जनरल टू स्पेसिफिक। बस स्पेसिफिक। ठीक है। यहाँ पे इन्वॉल्व कर रहे हैं हम, देखो यहाँ पे मेंशन भी हो गया, ये डिडक्शन है, डिडक्शन में जनरल टू जीएस में जाएंगे, एसजी में चले गए तो ये इंडक्टिव हो गया। और एक प्रोसेस, इसको और भी नाम है, एक एक मेथड का ना बहुत सारे नाम होते हैं। ठीक है, हम कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए मैंने बोला था कि अराउंड 48-50 टाइप्स के मेथड अब तक पेडागोजी में इंक्लूड किया गया है, बट एक मेथड का नाम ही मल्टीपल वे से लिखा गया है। जैसे देखो, डिडक्टिव मेथड को क्या बोलते हैं? टॉप डाउन अप्रोच। टॉप डाउन अप्रोच मतलब टॉप से लेके, ऐसा याद रखना, सर से नीचे तक जा रहे हो तो ये डिडक्टिव है। ठीक है। बॉटम अप, नीचे से ऊपर तक जा रहे हो तो वो इंडक्टिव है, नीचे से ऊपर तक जा रहे हो तो ये आपका इंडक्टिव है। ऐसा गए तो इंडक्टिव, ऐसा आए तो डिडक्टिव। दिस वन इज द डिडक्टिव, दिस वन इज द इंडक्टिव। ठीक है। यहाँ पे जो कंक्लूजन हम देते हैं ना, वो कंक्लूजन ऑलवेज ट्रू बेसिस पे यूज होता है। मतलब क्या है? जो सही रहेगा टीचर्स वही प्रोवाइड करेंगे आपको, गलत चीज़ आपको प्रोवाइड नहीं करेंगे। तो यहाँ पे ट्रूथ ढूंढना पड़ता है, इंडक्टिव में ट्रूथ खुद से ढूंढना पड़ता है। ठीक है। ये कंपैरेटिवली मोर डिफिकल्ट टू यूज़। देखो, डिडक्टिव बोला गया, सडनली डिडक्टिव को हमने बोला कि ये कंपैरेटिवली थोड़ा सा ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। क्यों पता है क्यों डिफिकल्ट होता है? क्योंकि आपने ट्रूथ, एक ही बार इतना ज्यादा पानी आ गया। ओके ओके प्लीज म्यूट अप करो, माइक्रोफोन को ऑफ करो। सो कंपैरेटिवली मोर डिफिकल्ट टू यूज एज वी नीड फैक्ट्स दैट आर डेफिनेटली ट्रू। क्यों बोलो डिफिकल्ट है? क्योंकि हमें जो भी डाटा मिल रहा है वो ट्रू बेसिस पे प्रेजेंट होना चाहिए, और वो डाटा किसी और से ही हमें मिल रहा है, हम खुद नहीं ढूंढ रहे, इसलिए डिडक्टिव मेथड थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। बट इंडक्टिव, जब आप एक चीज़ को खुद से प्रूव कर लेते हो ना, और कभी ज़िंदगी में उसको ढूंढना नहीं पड़ता, बिकॉज ऑलरेडी आप उसको ढूंढ चुके हो, वन टाइम करने से हो गया। बट डिडक्टिव में लाइफ टाइम आपको अगर प्रूव करना रहा ना, लाइफ टाइम आपको ढूंढना पड़ेगा डाटा, कि कोई एक सही डाटा दे दो, ट्रू बेसिस पे कुछ डाटा मिल जाए, तभी आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, बताओ अब इतना क्लियर है? Thanks for watching my videos. Guys, please subscribe my channel and share with your friends and family.